देखिए आज का हमारा टॉपिक है घर्षण कोण, झुकाव कोण, ठीक है ना। और एक कभी-कभी घर्षण शंकु पूछ लिया जाता है। पूछा तो नहीं जाएगा, खैर टॉपिक भी नहीं है हमारे पास डिटेल में, लेकिन घर्षण शंकु भी क्या होता है ये भी चीज़ आपको जाननी चाहिए। हल्का सा हम इसके बारे में भी देख लेंगे। बाकी घर्षण कोण और झुकाव कोण ये तो हमारे पास डिटेल में है। घर्षण कोण को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, झुकाव कोण को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, और घर्षण शंकु को कोन ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो तीन चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन है, चीजें समझनी है आपने। चैप्टर हमारा फ्रिक्शन चल रहा है और ये यूनिट नंबर 3 जो वर्क पावर एनर्जी है ना, WPE वर्क पावर एनर्जी कह सकते हैं हम इसे। तो उसके जो है वो चैप्टर नंबर फ्रिक्शन चल रहा है, इसमें फ्रिक्शन है और फिर एक वर्क पावर एनर्जी, ये दोनों चीजें इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण कोण की। तो हेडिंग डाल दीजिएगा घर्षण कोण, या फिर इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ध्यान से इस चीज को समझिए क्या बताया जा रहा है। देखिए बताया ये जा रहा है इसके अंदर कि पुराना डायग्राम जो हमारा वही है कि एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर हमारे पास एक बॉडी रखी है। ये बॉडी हमने रख दी। अगर एक सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी है तो आप ये मान के चलिए उसका वेट तो हर हालत में एक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अर्थ पे रखा हुआ है, इसलिए वेट उसका mg नीचे की तरफ काम करेगा। इस चीज को लगने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, जब ये बॉडी इस सरफेस पे एक्शन डालेगी, ये वाला एक्शन डालेगी, तो सरफेस इसके ऊपर रिएक्शन अप्लाई करेगी। और नॉर्मल कंडीशंस में जब ये सरफेस वगैरह ये सब सिस्टम मूव ना कर रहा हो, सिंपल रेस्ट में रखा हो, तो उस केस में रिएक्शन और mg जो है वो इक्वल होते हैं। लिफ्ट के केसेस होते हैं, जैसे मान लिया विद एक्सेलरेशन ऊपर जा रहे हैं, विद एक्सेलरेशन नीचे आ रहे हैं, फ्री फॉल हो रहा है, या इस तरह की चीजें हैं, उस केस में रिएक्शन की वैल्यू बदलती है। अदरवाइज हर सिचुएशन में रिएक्शन mg के बराबर होता है। और रिएक्शन की प्रॉपर्टी होता है सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। और r और mg इन दोनों को लगने से कोई नहीं रोक सकता, ये लगेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है फ्रिक्शन कब आता है। तो हमने ये देखा था कि फ्रिक्शन जो है वो उसका सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है, ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। तो एडजस्टिंग नेचर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम अप्लाइड फोर्स लगाना शुरू करते हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं, हमारा जो फ्रिक्शन भी है वो भी सेम अमाउंट तक लगता रहता है। इसको और बढ़ाया ये भी बढ़ गया, इसको और बढ़ाया ये भी बढ़ गया। लेकिन फिर मैंने बताया था कि फ्रिक्शन के लगने की अपनी एक लिमिट होती है। ये मान लिया सपोज करिए आप लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गए जब, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंचने के बाद ये फिर और नहीं बढ़ सकता। लेकिन अप्लाइड फोर्स तो हम और भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा बढ़ाओगे फोर्स, ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी और फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है फिर से। तो यहाँ से यहाँ तक के जो फोर्सेस होते हैं, मैं फिर से बता दूं, ये सब आपके फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाते हैं। इसमें से जो मैक्सिमम लिमिट है, लिमिटिंग कंडीशन वाला, ये आपका FL भी कह सकते हैं। FS या FL दोनों पर नाम इसके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण की ही वैरायटी है। और इसके बाद जब बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है तो फिर ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाता है, जिसकी वैल्यू लिमिटिंग से थोड़ा कम होती है। आप अगर इन जनरल बोलेंगे स्थैतिक घर्षण से कम होता है तो फिर गलत है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण तो देखिए इससे भी कम लग रहे हैं। तो जब भी कभी स्टेटमेंट अगर दिया जाता है कि FK इज लेस देन FS, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे FS उस टाइम पे लिमिटिंग कंडीशन का फोर्स लग रहा है। हम ये कह सकते हैं कि सारे तरह के घर्षणों में सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो लिमिटिंग केस में होती है। काइनेटिक में भी कम हो जाता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की और वैरायटीज में आप जाके देखेंगे तो भी उसकी वैल्यू कम होने लगती है। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो किसी सरफेस पे और दो सरफेस के बीच में लग सकता है, वो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो लिमिटिंग कंडीशन में होता है। तो मान लिया सपोज करिए हम इस सिचुएशन में अब डायग्राम क्या बनाए हम, ठीक है ना, कौन सा डायग्राम बनाए भाई। इधर ऊपर वाले बनाने लगोगे तो मल्टीपल डायग्राम बनते चले जाएंगे, आप कितना फोर्स लेना चाहते हो उसी हिसाब से फ्रिक्शन लगता चला जाएगा। एक जो फिक्स कंडीशन हम वही बना सकते हैं कि भाई बॉडी चलने ही वाली है और उस टाइम पे लिमिटिंग कंडीशन वाला फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना। और हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़े हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो फॉर्मूला म्यू आर होता है वो आपका जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में लगता है। तो हम इसको डायग्राम को अपना हम लिमिटिंग कंडीशन का अगर डायग्राम बना दें, तो लिमिटिंग कंडीशन के डायग्राम के बनने का मतलब ये हुआ जाकर के कि हमने अप्लाइड फोर्स इतना लगाया है कि बॉडी चलने ही वाली है,
इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितना लग रहा है, देखिए सरफेस के अलॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन मैं उसे पैरेलल में शिफ्ट करके इधर लगा देता हूँ, और ये आपका फ्रिक्शन जो है वो आपका एफ एस है। वैसे तो एफ एल लिखना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली लिमिटिंग कंडीशन है, सीमांत स्थिति है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। तो सीमांत स्थिति की केस में अगर मैंने एफ एस लिखा भी है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये आपका जो है वो सीमांत घर्षण की वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो आर और एमजी तो हमेशा काम करते हैं, लेकिन फ्रिक्शन तभी लगेगा जब आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, इसकी वजह से ये लगा है। और सीमांत स्थिति में ये और ये ठीक बराबर है। अभी जब ये चलना स्टार्ट कर देगा इसके कंडीशन में, तब ये आपका एफ एस से बदल के एफ के हो जाएगा और इसकी वैल्यू लिमिटिंग से थोड़ी सी कम हो जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि लिमिटिंग कंडीशन में इस एफ एस की वैल्यू क्या होगी, इस एफ एस की वैल्यू म्यू एस आर होगी, और आर की वैल्यू एम जी होगी। तो यानी कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी होगा। ये हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन, उसमें लॉज ऑफ लिमिट, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है। मुझे बताइए इस डायग्राम में समझने में और वो फॉर्मूला जो मैंने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने इसीलिए आपसे कल कह दिया था कि वो दोनों वीडियो जो है इससे रिलेटेड वो आप पहले देख लीजिए, ताकि हम इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि कुछ नहीं है, बस एक बॉडी एक सरफेस पे रखी है, उसका वेट नीचे काम कर रहा है और रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। ये mg किस पे लग रहा है अगर बोले तो ये बॉडी पे लग रहा है, और रिएक्शन किस पे लग रहा है तो ये सरफेस लगा रही है उसके ऊपर, ठीक है ना। सरफेस बॉडी पे लगा रही, बॉडी इसके ऊपर mg लगा रहा है। अच्छा, जब हमने इसको चला खींचना स्टार्ट किया, फोर्स लगाया, तो इस सीमांत स्थिति में जो है वो घर्षण बल जो है आपका सीमांत घर्षण लगेगा, ठीक ये इसके बराबर होगा, और बॉडी जो है चली नहीं है, अभी चलने ही वाली स्थिति में होगी क्योंकि सीमांत स्थिति है। और सीमांत स्थिति में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो उसका फॉर्मूला म्यू एस आर, और आर की वैल्यू अगर हम mg डालते हैं तो म्यू एस एम जी होता है। ये हमारा, हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है अभी, हमने सब पुराना जो है वीडियोस जो उन्हीं में ये सब चीजें समझा चुके हैं, ठीक है ना। ये मेथड कि एफ और एफ एस बराबर कैसे हुए जाकर के वो हमने पूरा चार्ट से समझाया था आपको अलग, और ये सीमांत घर्षण के नियम और गतिज घर्षण के नियम ये भी सब हमने अलग अलग टॉपिक में देखे हैं। अब बात आती है घर्षण कोण की। तो देखिए एक चीज ये बताई गई है इसमें कि जरूरत पड़ेगी हमें वेक्टर के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर में हमने ये बताया था कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए एक तो त्रिभुज का नियम होता है, एक समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। समांतर चतुर्भुज का नियम तब लगाते हैं जब एक ही पॉइंट से दो वेक्टर दिए हों, जैसे हमें ए दिया है, बी दिया है, अब कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ो, तो क्या करोगे आप, इससे इसके पैरेलल लाइन खींच दोगे और इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन खींच दोगे, मिला दिया, और ये इनका जो है वो डायगोनल ऐसा वाला लेना है तुमने जो इन दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता हो, तो ये आपका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। अब बात आती है आर जो है यहाँ पे रिएक्शन से भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे रिजल्टेंट तो लेंगे एफ एस और आर का, लेकिन हम उसको आर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बस एक एरो बना देंगे कि हाँ भाई ये इसका रिजल्टेंट है। तो देखिए दो वेक्टर्स का जैसे एडिशन समांतर चतुर्भुज के नियम से करते हैं, मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन और रिएक्शन का रिजल्टेंट लेना है, सीधी बात, ध्यान दीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मुझे रिजल्टेंट लेना है तो तरीका वही है ना कि पहले समांतर चतुर्भुज पूरा करो, और समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट से आपको ये वेक्टर भी दिया है और ये भी वेक्टर दिया है, और एडिशन लेना था, इसीलिए मैंने इस फ्रिक्शन को यहाँ पे बताया था और यहाँ पर से फिर यहाँ पे पैरेलल मूव करा दिया है यहाँ पे, ताकि समांतर चतुर्भुज का नियम पूरा हम आसानी से लगा सकें। वेक्टर्स को पैरेलल में मूव कराया जा सकता है, वेक्टर्स बराबर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक जो है वो लाइन खींच देता हूँ, और इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन खींच देता हूँ, ताकि मेरा समांतर चतुर्भुज पूरा हो जाए। अब देखिए समांतर चतुर्भुज जब पूरा हुआ, पैरेललोग्राम पूरा किया मैंने, तो देखा वो तो एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, चलो रेक्टेंगल बन गया, कोई बात नहीं है, वो भी समांतर चतुर्भुज ही होता है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए डायगोनल खींचेंगे हम इसके, दो डायगोनल, एक ये होता है, लेकिन वो वाला डायगोनल चाहिए जो आपको दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाए, मतलब हमें ये वाला डायगोनल खींचना है। ये वाला डायगोनल जब आप खींचोगे तो ये फ्रिक्शन और रिएक्शन का रिजल्टेंट कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। अब बात आती है घर्षण कोण कहाँ हो, क्या होता है, तो रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो परिणामी बनाया ना आपने, ये रिएक्शन से जो एंगल बनाता है इसे ही घर्षण कोण कहा जाता है। समझ रहे बात को आप? मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, एक फोर्स लेना है रिएक्शन, एक फोर्स लेना है अपने सीमांत घर्षण,
सीमांत घर्षण, ठीक है ना, घर्षण एंड प्लस सीमांत घर्षण, रिएक्शन और सीमांत घर्षण, इनका जो आप परिणामी लोगे, अब परिणामी कैसे निकालोगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालोगे। तो इनका परिणामी जो ये मिला, ये जो है वो रिएक्शन से जो एंगल बनाएगा, रिएक्शन से जो एंगल बनाएगा, ठीक है ना, वो एंगल आपका कहलाएगा घर्षण कोण। ये चीज है, डिफाइन करा जा रहा है। देखिए इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहोगे ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं ले लिया, वो नहीं, वो सब आपको धीरे धीरे भी पता लग जाएगा कि क्यों इसको इतना वेटेज दे रहे हैं, यहीं से यहीं के एंगल को क्यों इतना वेटेज दिया जा रहा है, और क्यों नाम उसका घर्षण कोण दिया है, वो चीज हम इसमें समझाएंगे बाद में। पहले आप इसकी डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन बुक से लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम डेफिनेशन समझिए, समांतर चतुर्भुज के नियम में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये देखिए, ठीक है ना। वैल्यूज की अभी बात आगे जरूरत पड़ेगी, तो उसकी तो खैर फॉर्मूले की बाद में जरूरत पड़ेगी। अभी आप डेफिनेशन देखिए, डायग्राम समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। अब देखिए हम समझ लेते हैं कि घर्षण कोण का नाम ऐसा क्या खासियत है इसके अंदर कि इसको घर्षण कोण बोला गया। तो और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि घर्षण कोण और घर्षण गुणांक, इनमें भी एक संबंध होता है, ठीक है ना। आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, म्यू एस व लैम्डा में संबंध, ठीक है ना, या इसको लैंग्वेज वाइज लिख सकते हैं आप, घर्षण गुणांक, जैसे भी लिखना चाहें पेपर में, या किसी घर्षण गुणांक व घर्षण कोण में संबंध, ये इसी टॉपिक का पार्ट है, में संबंध क्या, इस तरह से कुछ भी पूछ दिया जाए तो उस केस में क्या चीज करेंगे, तो आपको सब कुछ इससे समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसका नाम, अगर आप ओ, इसका नाम ए और इसका नाम बी डाल दें, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में अगर आप tan लैम्डा ले लें, तो देखिए tan लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर देखिए ये एफ एस, यही पैरेलल में यहाँ मूव कर जाएगा, यानी कि एफ एस ओवर, और बेस कितना है, ये देखिए रिएक्शन। अगर मैं इस ट्राइंगल ओ ए बी में tan लैम्डा लेता हूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज आपकी फ्रिक्शन है और ये चीज आपकी रिएक्शन है। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी हैं दोनों, ठीक है ना। अब एफ एस की वैल्यू जो होती है वो आप देखिए क्या होती है, ये म्यू एस आर होती है। तो म्यू एस आर ये मैंने लिख दिया एफ एस की जगह, अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस आ गया। अभी नीचे जगह है, नीचे जगह नहीं है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर देखिए, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस। इसके दो मतलब निकलते हैं। देखिए आप, चीज एक है, आप पढ़ने वाला इसको tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस करके चुप हो जाएगा, लेकिन इसके मतलब समझिए आप। मतलब इसका नंबर वन ये है कि एक तो ये म्यू एस और लैम्डा में संबंध है। क्या रिलेशन है कि आप लैम्डा का tan लो तो आपको घर्षण गुणांक मिल जाएगा, और यहीं से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर इस लैम्डा में क्या खासियत थी कि इसको घर्षण कोण बोल रहे थे। तो खासियत ये थी इसके अंदर कि इस एंगल का जैसे ही आपने tan लिया, आपको घर्षण गुणांक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कोण ऐसा कोण है जो आपको घर्षण गुणांक के बारे में बता रहा है, फ्रिक्शन की, और म्यू एस जहां मिला तो म्यू एस आर से आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा। तो एक तरह से लैम्डा के अंदर इंफॉर्मेशन फ्रिक्शन की छुपी हुई है, इसीलिए इस कोण को घर्षण कोण बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा टॉपिक घर्षण कोण का था। घर्षण कोण क्या होता है, डेफिनेशन मैंने पहले समझाई थी। ये घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में रिलेशन हो गया, tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, इसका tan लेने पे म्यू एस मिल जाता है, और इसी वजह से इसको घर्षण कोण कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये आर्टिकल मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, झुकाव कोण बाद में देख लेंगे, घर्षण शंकु देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है और इसी डायग्राम से मैं समझा पाऊंगा, इसे दोबारा से बनाना पड़ेगा फिर मुझे बाद में, इसलिए मैं इसी को यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए घर्षण शंकु क्या होता है, आप ये सोचो कि अगर मैं इस लाइन को, ये जो परिणामी है ना, इस परिणामी को और ये जो रिएक्शन है, इसको इसके सापेक्ष पूरा 3D में से घुमा दूं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपका ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया, और ये आपका परिणामी हो गया, जो ये मैंने बनाया है ना इस तरह से, ये आपका परिणामी हो गया रेड कलर वाला। इसको एक्सिस मान के और इसको मैं इसको 3D में ऐसे घुमा दूं इसके चारों तरफ, ठीक है ना, बिल्कुल उतना ही एंगल पे, लैम्डा एंगल पे घुमा दूं, तो देखिए आप इमेजिन करिए कि आपको यहाँ पर एक शंकु मिलेगा इस तरह से, ये भी एंगल लैम्डा ही होगा उसका, आप समझ रहे हैं, ये
कोण इस तरह से मिलेगा, एक शंकु मिलेगा। यही जो शंकु होता है, यही जो कोण होता है, वही आपका कहलाता है घर्षण शंकु। मतलब आर को रिएक्शन को एक्सिस मानना है, रिएक्शन को अक्ष मानना है, ठीक है ना, और परिणामी को घुमा देना है। परिणामी को घुमाने से जो कोण मिलेगा वो आपका घर्षण शंकु कहलाएगा। डायग्राम दोबारा से बना दीजिए और जरा थोड़ा सा हिंट नोट कर लीजिए, ताकि इसकी डेफिनेशन अगर आप समझना चाहें बाद में तो आप समझ सकें, और मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूं आपको। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, अगर मान लिया सपोज करिए इसके भीतर आपने कोई फोर्स जैसे लिया है, इतना बड़ा फोर्स ले लिया आपने, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे कि इसके भीतर, हाँ इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लिया आपने, तो जब आप उसका कंपोनेंट इधर निकालोगे तो वो कंपोनेंट आपका एफएस से छोटा पड़ेगा, और एफएस ही आपका कितने के बराबर है, फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स के बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ इतने पर तो, इतना फ्रिक्शन होने पर तो सीमांत स्थिति आती है। अगर आपको मोशन क्रिएट करना है तो कम से कम इतने से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इतने से ज्यादा फोर्स तभी लगा पाओगे जब आप यहाँ पर उसका कंपोनेंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका कोई भी फोर्स जो इस कोण से बाहर होगा, ठीक है ना, अगर आपका फोर्स इस कोण के भीतर है तो उसका कंपोनेंट अप्लाइड फोर्स से देखिए कम होगा। अगर आपका फोर्स इस कोण से बाहर है तो आप मान सकते हो कि उसका कंपोनेंट जो है वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा आएगा, और वो इसके अंदर मोशन क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि मोशन क्रिएट करने के लिए मिनिमम इतना फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा जब चलेगा तो फ्रिक्शन, तो फिर मोशन जनरेट होगा, और इसके कम होगा तो फिर तो वो लिमिटिंग से केस से कम होगा, और बॉडी जो है वो आगे मोशन नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब है घर्षण शंकु का फायदा यह है, इसका जो एडवांटेज है मुझे ये मिल जाता है कि इस शंकु से बाहर, या इस शंकु से अंदर बोल लें, इस शंकु से अंदर अगर कोई हमारा फोर्स है तो वो मोशन क्रिएट नहीं कर सकता, मोशन क्रिएट नहीं कर सकता। इस कोण से बाहर का फोर्स जो होगा वो आपका मोशन क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि उसका कंपोनेंट इस लायक होगा कि वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो, और तब जाके बॉडी आगे चल पाएगी। तो घर्षण शंकु का होता क्या है, तो वो तो ये होता है। और उसके बाद उसका फायदा क्या है, क्या काम है, किस काम में आता है, तो वो है कि घर्षण शंकु के अंदर अगर फोर्स लग है कोई, उस रेंज से भीतर है कोई फोर्स, इस रेंज से भीतर, तो वो बॉडी के अंदर मोशन क्रिएट नहीं कर सकता, उसको गतिमान नहीं कर सकता। उसको बॉडी को गतिमान करने के लिए इससे बाहर वाला फोर्स चाहिए होगा हमें, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है आपके पास मतलब सिलेबस में, मान सकते हो नहीं मान सकते हो, एक क्लियर कुछ लिखा नहीं रहता है खैर सिलेबस में, तो इसलिए छोटी सी बात थी, इसलिए और इसी से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। तो आप इसे हल्का सा नोट कर लें, और फिर हम उसके बाद झुकाव कोण जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। देखिए उस डायग्राम में घिचपिच हो गई है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। एक सरफेस है, उस पर बॉडी है, उसका वेट mg के नीचे काम कर रहा है, रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा, लिमिटिंग कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये जो है अप्लाइड फोर्स के बराबर है। इस टाइम पे मैंने इनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रिएक्शन का परिणामी लिया, तो ये एंगल लैम्डा होता है, ये घर्षण कोण होता था। अब हमें आगे बढ़ना है और थोड़ा सा क्या करना है कि रिएक्शन को अक्ष मान के, इसको एक्सिस मान के, इस परिणामी को जो है वो इसके चारों तरफ ऐसे 3D में घुमा देना है। तो इसको घुमाओगे आप तो देखिए इस तरह से आपका एक 3 डायमेंशन में आपका कोण जनरेट होगा, जिसका बेस तो ये होगा और वर्टेक्स उसका यहाँ पे होगा, शीर्ष यहाँ पे होगा और उसका आधार यहाँ पे होगा, उल्टा कोण एक तरह से जनरेट होगा। यही कोण जो है आपका घर्षण शंकु कहलाता है। और इसके बाद इसकी ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि कोई भी फोर्स अगर वो आपका कोण के भीतर है तो वो मोशन जनरेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मोशन जनरेट कर पाएगा, क्योंकि उसका कंपोनेंट जब यहाँ पे लाओगे तो वो इस अप्लाइड फोर्स से कम निकलेगा, और हमें तो सीमांत स्थिति में इतना फोर्स चाहिए। अगर आपको चलाना है तो सीमांत स्थिति से आगे बढ़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, तब जाके कहीं आप बॉडी में मोशन क्रिएट कर पाओगे। तो इसलिए कोण का फायदा यह है कि इसके अगर अंदर कोई फोर्स है, इसके अंदर चाहे ये फोर्स कुछ भी ले लो फोर्स कहीं पे, तो वो इस बॉडी के अंदर मोशन क्रिएट नहीं कर सकता। उसके बाहर का फोर्स जो है वो मोशन क्रिएट कर पाएगा, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। इस तरफ हो तो इधर खींच लेगा, और उस तरफ हो तो इधर खींच लेगा।
तब उस केस में फ्रिक्शन उधर लगने लगेगा। बहरहाल इस कोन के अंदर की कोई भी फोर्स इसमें मोशन जनरेट नहीं कर पाएंगे। देखिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास झुकाव कोण या फिर एंगल ऑफ रिपोज। इंपॉर्टेंट चीज है और आप इसको सिंपली इतना समझिए कि पहले तो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ कि जब बॉडी जो है वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखी होती तो होता क्या है। इंक्लाइन प्लेन का मतलब हो गया नत समतल। जैसे अभी हमने बनाया था डायग्राम की हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी है तो वेट नीचे लग जाता है, रिएक्शन ऊपर लग जाता है। लेकिन अगर आप इंक्लाइन सरफेस पे किसी बॉडी को रखेंगे, मान लीजिए सपोज थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है और आपने बॉडी को ऐसे रख दिया इसके ऊपर, तो अब इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे, क्या होगा, वो चीज आप जरा समझने की कोशिश करिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम इसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा क्योंकि ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। आप आड़े तिरछे खड़े हो जाइए, कैसे भी खड़े हो जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट हमेशा 90 डिग्री पे नीचे की ओर लगता है, ठीक है ना। अब मैंने रिएक्शन के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिएक्शन हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे, ये सरफेस है तो रिएक्शन तो ऐसे ही लगेगी, ये इस तरह से, वो सरफेस जो है इसके 90 डिग्री पे देखी लगेगी, ये रिएक्शन लग गया यहाँ पे। अब क्या होता है, पिछले केस में आर और mg एक दूसरे को बैलेंस कर देते थे, बॉडी अपने आप नहीं चलती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए इस mg का कंपोनेंट इस तरफ आ सकता है और इसके 90 डिग्री पे यानी कि इस तरफ भी आ सकता है। और वैसे भी अगर कहें हम तो इस बॉडी ने इसको कुछ एक्शन डाला होगा तभी से उसका रिएक्शन लगेगा, तो वो एक्शन कितना डाला वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री चाहिए होगी और वेक्टर के कंसेप्ट चाहिए होंगे। ज्योमेट्री में क्या चाहिए, पहले तो आप ये देखो कि क्या मैं ये वाला या ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। तो देखिए थीटा ये है, 90 ये है, तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका जो है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और पैरेलल है लाइनें तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब अगर आपका ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया और ये पूरा देखिए 90 डिग्री है, तो आपका ये जो बचा हुआ एंगल है वो फिर से थीटा हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री है, प्लेन ज्योमेट्री है, किसी में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा। थीटा 90 तो 90 माइनस थीटा, पैरेलल लाइन से तो ये संगत कोण के हिसाब से 90 माइनस थीटा वहां भी हो गया। अब वहां पर पूरा 90 है तो देखिए आप 90 माइनस थीटा ये हो गया, तो यानी कि ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये चीज आप आगे के लिए हमेशा याद रख लिए कि थीटा अगर यहाँ पे है तो वो सीधे जंप करके वहां पहुंच जाता है। अब वेक्टर के कंसेप्ट चाहिए। वेक्टर में ही हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है और थीटा डिग्री पे उसका कंपोनेंट चाहिए तो वो ए कॉस थीटा होता है इस तरफ, और अगर मैं उससे 90 डिग्री पे चाहिए तो वो ए साइन थीटा होता है। इस कंसेप्ट का अगर हम यूज करें तो देखिए mg के थीटा डिग्री पे अगर ले जाएंगे तो कितना फोर्स आएगा, mg cos थीटा, और उसके 90 डिग्री पे ले जाएंगे तो कितना फोर्स आएगा, mg sin थीटा फोर्स आएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रखते हैं तो पहले केस में तो अभी हमने देखा था mg और r आ जाते हैं बस। यहाँ पर क्या होता है, mg और r आने के साथ साथ mg के दो कंपोनेंट आ जाते हैं। अब आप सोचिए बॉडी जो है पहले mg फोर्स से सरफेस को पुश करती थी तो रिएक्शन r मिलता था, अब बॉडी केवल mg cos थीटा से पुश कर पा रही है तो इसका मतलब रिएक्शन इस केस में थोड़ा सा कम हो जाता है, स्टेबिलिटी बॉडी की जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और mg sin थीटा एक फोर्स इधर आ जाता है जो बॉडी को सरफेस पे नीचे की तरफ खींचने लगता है। तभी होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए जैसे कभी हम पुल पे चढ़ रहे हो और फिर उसके बाद नीचे उतर रहे हो, तो जब आप किसी चढ़ाई पे चढ़ोगे तो गाड़ी चढ़ रही है तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, आप खुद भी पैदल चलो तो मुश्किल आएगी। क्यों, क्योंकि यही mg sin थीटा जो है वो नीचे की ओर आपको घसीटता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उतार पे चलने लगोगे तो वैसे ही वो mg sin थीटा जो आपको उस टाइम पीछे घसीट रहा था वो तो नीचे की तरफ ही लगेगा, वो आपकी हेल्प करने लगता है इस टाइम पे। तो इसलिए जब ढलान आती है तो उस टाइम पे जैसे साइकिल चला रहे हो आप या फिर गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो आप पैडल चलाना छोड़ दीजिए, साइकिल अपने आप चलती चली जाएगी। अगर आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो आप उसका इंजन बंद कर दीजिए, गाड़ी फिर भी अपने आप नीचे चलती चली जाएगी। तो कहने का मतलब है ये mg sin थीटा जो है वो फोर्स क्रिएट कर सकता है उसके अंदर। तो ये सिचुएशन बनती है जब हम किसी बॉडी को नत समतल पे यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पे रख देते हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिए और समझ लीजिए फोर्स कैसे कैसे बनाए हैं मैंने। प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो फिर आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। देखिए इस एक्सपेरिमेंट से फिर से समझिए इसे। ये मेरे पास एक बुक है
और इस बुक में जो है वो ये इसके ऊपर एक पेंसिल बॉक्स रखा है मैंने, ठीक है ना, ये इस तरह से रख दिया। अब ये अभी हॉरिजॉन्टल है, पुराना केस है, तो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रही है, दोनों बैलेंस्ड हैं। ये चुपचाप बैठी हुई है, ये पेंसिल बॉक्स चुपचाप रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सिचुएशन दिखाता हूँ आपको जब मैंने इसे कुछ एंगल से झुका दिया। तो देखिए कुछ एंगल से झुकाने पे, ये कुछ एंगल से झुका दिया मैंने इसको, और देखिए अब ये सिचुएशन है, इसका वेट का कंपोनेंट थोड़ा सा नीचे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब वेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब फोर्स लगने लगेगा, तो अब देखिए इसके अंदर जब कोई बॉडी पे फोर्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है जब वो उसके ऊपर चलना चाहेगी तो इस समय पे फ्रिक्शन काम आएगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर लगने लगता है। अब देखिए mg sin थीटा में वैल्यू क्या है, mg तो है, लेकिन sin थीटा, थीटा कितना है आपका, sin थीटा की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे तो sin थीटा जो है बढ़ता चला जाता है, और sin थीटा के बढ़ने की वजह से आपका mg sin थीटा भी बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब मैं जैसे 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 इसको झुकाता चला जाऊंगा, mg sin थीटा बढ़ता चला जाएगा। और आपने पढ़ा है कि घर्षण का स्वयं सामंजस्य स्थापित करने का गुण होता है, तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते सीमांत स्थिति में पहुंच जाएगा, और जब इसकी सीमांत स्थिति आ जाएगी तो उस समय पे जितना mg sin थीटा है उतना ही फ्रिक्शन लगने लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब अपनी लिमिटिंग कंडीशन में पहुंच जाएगा। ये देखिए इसमें यहाँ पे जब मैंने इसको बॉडी को जो है वो इस तरह से करना, टेढ़ा करना शुरू किया, एंगल बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू कर दिया, तो देखिए यहाँ पे mg sin थीटा लग रहा है, लेकिन ये चलना स्टार्ट नहीं कर रही है क्योंकि फ्रिक्शन भी लग रहा है उतना ही। अब एक झुकाते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो है, ये देखिए पेंसिल बॉक्स सरकने लगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो सरकने लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो अब जो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसका जो mg sin थीटा ये पार्ट नीचे की तरफ लग रहा है, ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं और बॉडी जो है सीमांत स्थिति में आ चुकी है, घर्षण सीमांत स्थिति में पहुंच गया है। अब अगर मैंने जरा सा भी इसको मूव कराया तो ये पेंसिल बॉक्स चल करके नीचे आ जाएगा। देखिए ये जो मेरे पास जो कॉपी है इस पे पॉलीथीन चढ़ी हुई है, इसलिए चिकनी है, इसलिए जरा से ही एंगल पे ये टर्न होने लगता है। अगर कोई मतलब रफ चीज होती, खुरदुरी चीज होती, तो इसको झुकने में टाइम लगता, मतलब चलने में टाइम लगता है। जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिए। मैं इसको एक अलग डायग्राम से इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे जैसे हमने थीटा बढ़ाते गए, हम इसको झुकाते जा रहे हैं, थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते चले जाओगे mg sin थीटा जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और वो बढ़ते जाने से क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि बॉडी जो है वो सीमांत स्थिति में पहुंच जाएगी। सीमांत स्थिति का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो चलने ही वाली है। अगर मैं जरा सा अब इससे ज्यादा झुका दूं तो mg sin थीटा इतना ज्यादा हो जाएगा कि बॉडी को चला देगा। तो इस सीमांत स्थिति में ये जो है इस समय जो एंगल झुकाव का होता है यहाँ पे ये थीटा, इसे ही क्या कहते हैं, झुकाव कोण कहते हैं। कहने का मतलब है झुकाव कोण वो एंगल है जिसको ऊपर नत समतल को रख दें और उसके ऊपर बॉडी रखें तो बॉडी जो है वो अबाउट टू मूव कंडीशन में आ जाती है, चलने ही वाली स्थिति में आ जाती है। जरा सा भी इससे एंगल और बढ़ा दें हम तो बॉडी नीचे की तरफ खिसकना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगी, क्योंकि mg sin थीटा इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो फ्रिक्शन को मतलब ओवरकम करके और फिर आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगी। तो झुकाव कोण से कम एंगल है, बॉडी नहीं चलेगी नीचे की तरफ, भले ही आप तिरछे पे रखो, और अगर झुकाव कोण से ज्यादा है तो बॉडी अपने आप ही mg sin थीटा के अंडर में नीचे चलने लगेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग कंडीशन में पहुंच के भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये mg sin थीटा उसके ऊपर ओवरकम कर लेगा और फिर बॉडी नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगी। मुझे बताइए, ये हिंट इतना नोट कर लीजिए, और डायग्राम आपके सामने रहा है, सिचुएशन को समझिए, और समझ में आ जाए तो मुझे बताइए, बाद में आप इसके नोट्स आराम से बुक से बना सकते हैं। तो डेफिनेशन तो आप इसकी लिख लेंगे बुक से। अब देखिए समझते हैं थोड़ा सा कि थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें हम तो देखिए कैसे निकलेगी। अगर हम देखें कि सीमांत स्थिति में जो mg sin थीटा है और घर्षण बल है ये लोग आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बॉडी जो है चलने ही वाली है। fs की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा क्या फॉर्मूला होता है, μsr, सीमांत घर्षण के नियम से हमने इसकी वैल्यू रख दी। रिएक्शन कितना है, रिएक्शन देखिए mg cos थीटा है, वो रख दीजिए, तो μs into mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा हो जाएगा।
यहाँ से mg mg कैंसिल कर दीजिए, तो म्यूएस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब tan थीटा हो जाएगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यूएस। पलट के लिख दिया मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू म्यूएस। इसका मतलब क्या हुआ कि झुकाव कोण का स्पर्शज्या या tan घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है ना, ये रिलेशन आ गया कि थीटा, और चाहे आप हेडिंग डाल सकते थे झुकाव कोण और घर्षण गुणांक में संबंध, ऐसे भी हेडिंग डाली जा सकती थी, झुकाव कोण तथा घर्षण गुणांक में संबंध। अगर पूछ दिया जाए 2 नंबर में तो इस तरह से करेंगे, घर्षण गुणांक में संबंध। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अतः झुकाव कोण का टेंजेंट घर्षण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो आप जरा कैलकुलेशन नोट कर लें और इसको समझ लें और मुझे बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, हमने घर्षण कोण भी पढ़ा, मैं लिख देता हूँ, लैम्डा के बारे में भी पढ़ा हमने घर्षण कोण, और इसमें हमने थीटा यानी कि झुकाव कोण, ये घर्षण कोण है और ये झुकाव कोण है। इसके अंदर फॉर्मूला पढ़ा था कि tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, और इसके अंदर हमने फॉर्मूला लाए हैं आज tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। सेम आगे की वीडियो में हमने आज ये दोनों फॉर्मूले निकाले हैं। देखिए, इसका भी tan करने से आपको म्यू एस मिल रहा है और इसका भी tan करने से म्यू एस मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा और थीटा जो है वो आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब है घर्षण कोण और झुकाव कोण आपस में बराबर होते हैं। समझ गए आप बात को? तो ये लाइन एक नीचे लिख दीजिए, नोट फर्स्ट कर दीजिएगा नीचे, और नोट फर्स्ट में लिख दीजिए कि घर्षण कोण व झुकाव कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर पता है कि घर्षण कोण कितना है, जैसे हमने तरीका देखा था ना, mg ये हो गया, r ये हो गया, और फ्रिक्शन ये हो गया, फोर्स अप्लाइड ये हो गया, इनका परिणामी, और फिर ये लैम्डा आता था। अगर आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लैम्डा कैलकुलेट करना मिल जाए तो सीधे उतने ही डिग्री पे आप सरफेस को झुका दो, बॉडी जो है सीमांत स्थिति में आ जाएगा, आपका सिस्टम जो है सीमांत स्थिति में यानी कि चलने ही वाली स्थिति में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है सीधे आप हॉरिजॉन्टली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एंगल पे झुकाने पे बॉडी जो है वो चलना स्टार्ट करने वाली होगी। तो ये चीज एक निकल के आती है, बड़ी अच्छी चीज। ये नोट में आप लिख लें, पूछा जाए तो डिस्कस करें, अदरवाइज आप अपने दिमाग में इसको संभाल के रखें। हो सकता है कोई 1 नंबर का क्वेश्चन या किसी न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ जाए। तो हमारी तरफ से आपका घर्षण कोण, झुकाव कोण और घर्षण शंकु, ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, और इसी तरह से ये वीडियो भी खत्म हो जाता है। ठीक है ना, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद। और अब आप देखिए, मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अदरवाइज फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करें और फिर आपको अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे कि घर्षण से गति कैसे होती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी चीज़ को चलाएं या इंक्लाइन पे चलाएं तो मोशन किस तरह से क्रिएट होता है, एक्सेलरेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और हाँ, ये बात ध्यान रखिए, जो अगला वीडियो होने वाला है इसी के ऊपर मोस्टली न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल सीधे आते हैं कि कैलकुलेट करके बताइए मोशन कैसे होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, 5 सेकंड में कितनी दूर चला जाएगा, यहाँ कितना होगा, कितने टाइम में यहाँ पहुँचेगा, वहाँ पहुँचेगा। इस तरह के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं।